गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम है आपका सुपर 10 क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके बेस के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके फैक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। आइएगा बोर्ड पे। देखिए लिखा गया है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि ये लेसन का नाम है, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका आता है द्विघात बहुपद। तो कहा गया है द्विघात बहुपद के अनुसार कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका द्विघात बहुपद का रूप है, जहां पर लिखा गया है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो बताता है। ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर आप ए का वैल्यू यहाँ पर जीरो रख देंगे तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जहां पर ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाती है। तो जैसे ही ये टर्म खत्म हो जाती है तो हमें सिर्फ प्राप्त क्या होती है, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन आती है, जो कि एक लीनियर चीज है। तो ये द्विघात बहुपद का रूप खत्म नहीं हो, इसलिए यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो बताया गया है। अब देखते हैं इसके आगे के बारे में कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण के स्क्वायर अनुसार क्या बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसको हम जीरो के जैसे ही बराबर कर देते हैं तो ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल जाती है, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो बताया गया है। जैसा कि बताया गया है यहाँ पे समीकरण में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है। अगर यहाँ पर हम नॉट यहाँ पर जीरो अगर हटा देते हैं तो ये द्विघात बहुपद के रूप में आ जाती है, और जैसे ही इसे हम जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये द्विघात समीकरण कहला जाती है। अब द्विघात समीकरण इसे क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण में ये ए क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाती है। देन बी क्या है यहाँ पर, तो बी एक्स का गुणांक कहलाती है, और यहाँ पर सी क्या है, तो सी कहला जाती है, ये अचर पद कहला जाती है, कांस्टेंट टर्म कहला जाती है। तो ये इसके बारे में बताया गया है कि ये द्विघात समीकरण, इसका स्वरूप ऐसा होती है। अब देखिए आगे बताते हैं आपको। एक चीज इसमें और बताना हम भूल गए कि देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो है। जैसा कि आपको बहुपद वाले में हम बताए थे कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ भी आप अगर आप जीरो रखते हैं तो इसका भी रूप क्या आ जाती है, एक लीनियर प्राप्त हो जाती है। ये टर्म आपका खत्म हो जाती है, जीरो से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सी प्राप्त क्या हो रही है हमें, बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगी, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसीलिए इस पर खास सावधानी बरतने के लिए हमें बताया जाता है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो लेना है। ए जीरो हमको नहीं लेना, जीरो के अलावे 1 2 3 4 कुछ भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन जीरो हम नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाती है। तो कहता है कि चर x में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए बी सी ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या है कि ये एबीसी जो है, ये ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है, बी क्या है तो एक्स का गुणांक होती है, और सी क्या है तो अचर पद हो जाती है। तो ये जो तीनों संख्या है ए बी सी, यहाँ पर संख्या ही है, तो ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या भी हो सकती है, ये ऋणात्मक और धनात्मक तथा परिमेय और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि चर x में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या मीन्स क्या कि ये ए बी सी ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है।
पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल और इरेशनल संख्या भी हो सकती है। तो इसका यही आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप कहला जाती है। अब आगे देखिए, आपको बताते हैं द्विघात समीकरण का हल हम कितने विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया। अब इसको हम कितने विधि से हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया क्या कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं, एक है वर्ण पूरा करके हल कर सकते हैं, और एक द्विघात सूत्र के द्वारा हम हल कर सकते हैं। ज्यादातर ये सिलेबस से अब खत्म हो गया, लेकिन इसको भी आगे हम बता देंगे, क्योंकि ये सिलेबस में अभी भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ये ज्यादातर नहीं पूछती है। अगर ये आपका जो समीकरण दिया हुआ है, तो इसका आपको मूल ज्ञात करने के लिए आप अच्छा है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लीजिए। अगर गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं होती है, तो हम द्विघात सूत्र के द्वारा हम हल कर सकते हैं। इसका एक और नाम क्या है? श्रीधराचार्य। इसको आम भाषा में लोग बोलते हैं क्या? श्रीधराचार्य विधि द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम हल कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं। देखिए, एक बोलता है क्या, एक लेते हैं इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका समीकरण है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर नहीं रहती तो ये द्विघात बहुपद होती। तो अब देखिए, इसको हम हल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट विधि द्वारा क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम हल करते हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए जानते हैं। पहले हमको क्या करना है कि इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेना है। तो देखिए क्या होगा, आराम से समझिएगा। 2x² यहाँ पर हम इसको लिए, उसके बाद लास्ट टर्म क्या है भैया, इसका 3 है। अब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, 6x² हमको प्राप्त होगी। अब अपने को करना क्या है, ये जो 6x² प्राप्त हुई है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या है, गुणन है। ये पहला अपना काम हमको कर लेना है। इसको हल करने के रूप में पहला काम क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेना है और हमको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 6 आया, इसका हमें फैक्टर ज्ञात करना कि किस किस से कट सकती है। तो 1 से ये कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। ये चारों नंबर से ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमको क्या करना है कि ये चारों संख्या में कोई 2 पेयर हमको लेना है, और वो ऐसा पेयर होना चाहिए ताकि हमें जोड़ करके 5 आ जाना चाहिए, या घटा करके 5 आ जाना चाहिए, और गुना करके हमको 6 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अब देखिए, इसको हम लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम 2 और 3 बाय द वे ले लिए, ठीक है। तो और देखिए, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 5 हमको प्राप्त करना है तो माइनस का 5 प्राप्त करना है। तो इसको हमको क्या करना है, -2 ले लेना है और -3 ले लेना है। देखिए, -2 और -3 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, -5 प्राप्त हो जाएगा। और दोनों को गुना भी करते हैं तो 3 दूनी 6 भी हमको प्राप्त हो जाता है, प्लस के रूप में। माइनस माइनस इंटू होकर क्या होगी, प्लस हो गई। तो आइए अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2x² माइनस में 2 लिए और यहाँ पर एक x इसके साथ लगा दिए, फिर माइनस में ये वाला हम 3 लिए और यहाँ पर इसके साथ क्या लगा दिए, x लगा दिए, और यहाँ पर प्लस में ये 3 आ गया इज इक्वल टू 0 हम ले लिए। ये आपका दूसरा लाइन हो गया। तो अब देखिए, इसका हल कैसे करते हैं कि जोड़ा हम बना देते हैं दो में। अब देखिए, जोड़ा हम बनाए तो इसमें उभयनिष्ठ चीज को हम ढूंढते हैं कि क्या दोनों में मिलता है। तो 2x दोनों में मिल गया तो उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर 2x हम कॉमन लिए तो 2x निकल गया, तो एक x यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर x हम ले लिए। उसके बाद माइनस ये वाला, उसके बाद यहाँ 2x निकल गया तो बच गया क्या, 1 बच गया। अब यहाँ पर हम -3 यहाँ पर कॉमन है, तो 3 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गई, x बन गई, और ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में 0 कहला जाएगी। तो ये चीज अपने कर लिया, ये थर्ड लाइन में आ गया। अब हमको क्या करना है, ये 2x और 3 का एक पेयर बना लेना है। तो 2x - 3 में ये हो गया और ये दोनों मिल गया, तो इसमें से एक टर्म को हमको बाहर निकाल लेना है। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे।
तो आप देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसे हम कर लिए। अब हमको क्या करता, हमें यहाँ पर x का वैल्यू स्वतंत्र रूप में चाहिए, अकेला रूप में चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे 2x और ये 3 को बराबर के उधर बेचेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर x का वैल्यू 3/2 या 3/2 निकल के आ गया। देन इसका भी हम इसी प्रकार करेंगे कि x का वैल्यू ये माइनस उधर जाकर क्या हो गई, प्लस हो गई, तो यहाँ पर ये x का वैल्यू 3/2 निकल के आ गया और x का वैल्यू 1 निकल के आ गया। तो ये सॉल्यूशन किस चीज से है मेरे भाई, ये सॉल्यूशन हुआ किस चीज से, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका हल किए। अगर गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं होती है देन हम किसका उपयोग करेंगे, द्विघात सूत्र के द्वारा उपयोग करेंगे, जो कि आगे हम बताते हैं। देखिए प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई देन आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर ये चीजें हमको समझ में नहीं आई, नेक्स्ट क्लासेस में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, उसको कैसे किए हम आपको बता देंगे। चलिए अब आगे जानते हैं कि द्विघात सूत्र के द्वारा कैसे हम हल कर सकते हैं। ये तो आप जान गए क्या कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे इसका हल किया जा सकता है। अब आइए बताते हैं आपको द्विघात सूत्र के द्वारा, जिसका हम एक और नाम क्या जानते हैं भाई, श्रीधराचार्य नियम, इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। देखिए द्विघात सूत्र क्या होती है। द्विघात सूत्र इसका एक और नाम क्या हो जाती है, श्रीधराचार्य विधि भी इसको कहा जाता है। अब इसका देखिए सूत्र क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होती क्या है। तो आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं विवेचक हिंदी में, और विवेक्तर भी इसको बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, विवेचक बोला जाता है, या इसको विवेक्तर भी बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, ये डी यहाँ पर रूप ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, इसको शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये डी क्या है भाई, तो ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है और y 2a। अब देखिए दोनों चिन्ह में अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं तो x बराबर में माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a या कहला जाएगी। अगर प्लस के रूप में लेते हैं, माइनस चिन्ह के रूप में लेते हैं तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगी। तो ये आपका द्विघात सूत्र के रूप में इसको हल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस सूत्र का कब हम प्रयोग करेंगे, जब द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि द्वारा ना निकल पाए, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए तो आपने जाना कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का अंतर भी आप ये जान लीजिए कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद होती है, लेकिन जैसे ही इसको हम 0 के बराबर या तुल्य कर देते हैं तो यह द्विघात समीकरण के रूप में कहलाती है। फिर आपने जाना द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होती है, फिर द्विघात समीकरण का हल आप गुणनखंड विधि द्वारा जाने इसके पहले, और उसके बाद द्विघात सूत्र के द्वारा ये आपको बता दिए कि सूत्र ऐसे इसका निकाल सकते हैं। अब जानिए आप मूलों की प्रकृति क्या होती है, दो मूल निकलते हैं तो उस मूल का क्या प्रकृति होती है, ये चीज आप जानिए। कोई भी चीज बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मूलों की प्रकृति यहाँ पे आती है। देखिए मूलों की प्रकृति में क्या बोलती है, फर्स्ट नंबर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में यदि मूल भिन्न तथा वास्तविक होगी जब b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से।
बड़ा हो तब। सेकंड चीज क्या बोलती है कि मूल समान तथा वास्तविक होगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। ये चीज, ये सेकंड थिंग्स आ गई। अब थर्ड क्या बोलती है कि मूल काल्पनिक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तब। तो इसका कहने का क्या मतलब है, आइए आपको बताते हैं कि ये, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये विवेचक का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट थिंग में इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि डी अगर जो बड़ा हो 0 से तो मूल, जो मूल इसके होंगे, दो मान आते हैं, वो क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। और क्या हो जाएगी, वास्तविक होगी। ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोल दिया कि अगर d बराबर हो 0 से तो मूल इसका क्या हो जाएंगे, दोनों जो मान आएगा x का वो दोनों समान होगी, लेकिन वो भी क्या हो जाएगी, ये वास्तविक होगी। थर्ड क्या है, आपको कह रहा है क्या कि d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो उसका मूल क्या हो जाएंगे, ये काल्पनिक हो जाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीजें आपको काम देगी। तो ये चीजें आपने जाना कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि मूलों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या है, वो दोनों में आपको जानना है। तो आइए आप जानिए। आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ रहा है मेरे भाई, तो आप लोग प्लीज अपना मेहनत कीजिए, फोकस रहिए और बाहरी चीजों पर ज्यादातर ध्यान अपने ही दीजिए। अभी क्या होगी कि एक जो तेज स्टूडेंट रहेगा वो क्या करेगा कि वो अपना काम आसानी से कर लेगा, फिर दूसरों लोगों को वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है मेरे भाई, आपको खुद पर फोकस करना है कि क्या हमने अपना जो डेली रूटीन होता है पढ़ने का 5 घंटा या 6 घंटे का, हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, फिर हम दूसरे चीजों में शामिल होंगे। ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो इन चीजों से बचना है मेरे भाई, डिस्ट्रैक्शन से आपको भी बचना है, आपको खुद पर फोकसित करना है, फोकस रहना है, और आप चीजों को अच्छे से समझना है आपको, और इन सभी डिस्ट्रैक्शनों से बचना है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या हो, मूलों तथा गुणांकों में संबंध क्या होती है। तो बोर्ड पर आप आइए, देखिए मूलों तथा गुणांकों में संबंध। देखिए मूलों तथा गुणांकों में संबंध क्या है, तो इसका फर्स्ट चीज है क्या, मूलों का योगफल। इसमें क्या हो जाएगी, मूलों का योगफल में क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या लाएगी, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए। तो ये इसका फॉर्मूला है, मूलों का योगफल आपको निकालने बोलेगा, समीकरण दे देगा और आपको बोलेगा कि भैया आप मूलों का योगफल हमें निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए। यहाँ पर माइनस बी क्या है, तो ये एक्स का गुणांक है, और ये क्या है भैया, ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर का आपका गुणांक है। देन अब जानिए आप कि मूलों का गुणनफल एक पूछती है। यहां पर आपको पूछेगी ये, सर यहाँ पर द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण का गुणनफल आपको से पूछेगी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए। तो यहाँ पर सी क्या है, तो ये अचर पद है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं अचर पद के ये क्या है, ए। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का ये क्या है, गुणांक है।
तो आगे की क्लास में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम द्विघात समीकरण का योगफल निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। आज चूंकि आज बेसिक क्लास है तो आपको सिर्फ जानना है कि ये चीजें होती क्या है, कैसे हम इसको क्वेश्चन बनाने में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक चीज आपका ये भी पूछता है, थर्ड थिंग्स क्या है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला भी होता है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये चीजें आपको करेंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो आप भैया जानिए कि ये एक्स प्लस बी क्या है, तो ये मूलों का क्या है, मूलों का योगफल है। मूलों का योगफल इसको बोलेंगे। ये क्या है, मूलों का योगफल है। और ये क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो ये द्विघात समीकरण का इसको ये चीजें आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन में कभी कभी क्या बोलती है कि आपको द्विघात समीकरण का योग दे देगा, द्विघात समीकरण का गुणनफल दे देगा और उससे कहेगा कि भैया आप हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करके बताइए। तो इसके बारे में एक एग्जांपल लेके आपको बस बताते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पर सस्पेंड करेंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं क्या कि द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेकर इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, बोला क्या, क्वेश्चन एक लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल 11 तथा -13 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। तो पहले आपको भाई ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि द्विघात समीकरण का मूल 11 और 13 है। जैसा कि आप जानते हैं द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक अल्फा कहलाती है और एक बीटा कहलाती है। तो ये यहाँ पर देखिए एक मान दे दिया, एक अल्फा का मान 11 दे दिया है और एक बीटा का मान क्या -13 दे दिया है। इससे आपको कह रहा है क्या कि द्विघात समीकरण ज्ञात करके आप हमें बताइए। तो जैसा कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला भी बताए थे हम, कैसे द्विघात समीकरण ज्ञात कैसे किया जाता है उसका फॉर्मूला बताए थे, क्या है तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब क्या करना मेरे भाई, ये चीजें हमें पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर, तो अल्फा का मान यहाँ पर 11 दे दिया है, तो यहाँ पर 11 हो गया। फिर बीटा का मान -13 है, तो प्लस देके -13 यहाँ पर हो गया। ये चीजें हो गई, ये देखिए पुट कर लिए। ये अल्फा का मान यहाँ पर 11, बीटा के मान -13, देन अल्फा इंटू बीटा, तो 11 हो गया और इंटू -13 हो गया 0। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 -13 एक्स प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -143 आ जाती है। ये आप करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 11 जाएगा तो -2 बच जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो गया और यहाँ पर -143 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये चीज देखिए हमें द्विघात समीकरण के रूप में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -143 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कर लिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिए। कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में कि दो मूल अल्फा प्लस बीटा ना दे करके कह देगा कि द्विघात समीकरण का योगफल आपको दे देगा, एक वैल्यू योगफल दे देगा और गुणनफल दे देगा। तो बस उन दोनों चीजों को यहाँ पर पुट कर देंगे और हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें मेरे दोस्तों द्विघात समीकरण का ये बेसिक क्लास था, जिसके बारे में आपने जाना द्विघात बहुपद होती क्या है, समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है और द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है। देन मूलों की प्रकृति आपने जाना, उसके बाद मूलों तथा गुणांकों में क्या संबंध होती है, क्या रिलेशन होती है, उसके बारे में आपने जाना। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम क्या करेंगे कि इन सभी चीजों का विस्तृत रूप आपको बताएंगे कि कैसे हल किया जा सकता है, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हम क्या कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे। आज के लिए यहीं पर हम रोकते हैं। प्लीज आप लिंक को
सुपर 10 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।